हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पार्ट टाइम ट्यूटर में। तो जैसे कि आपको टाइटल दिख रहा होगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पे भी एक वीडियो बना दो। तो क्वाड्रेटिक एक खुद में थोड़ा वास्ट टॉपिक है, तो उसको हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर शायद उस पर आए। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो ये वो टॉपिक है जो हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक आपको ये सब निकालना आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता हो कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता चल जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन, फैक्टर थ्योरम, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज हम देखने वाले हैं, और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो फिर देखते हैं क्या है आज के वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल को हम ऐसा पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल हमारे पास वो होते हैं ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हम नंबर्स भी यूज करते हैं और वेरिएबल्स भी उसमें आते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस उनके बीच में होते हैं। जैसे कि मैं लिखूं 3x+1। तो अब आप बोलोगे क्या हमारे पास जो 3 है वो कोई पॉलिनोमियल नहीं है? अगर सिर्फ मैं 3 लिखूं तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि वो भी एक पॉलिनोमियल है, और उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब हमारे पास सिर्फ कोई कांस्टेंट होता है ना, कि px=3 या फिर कोई और नंबर 3 2, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये क्या है? ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो टर्म है वो सिर्फ एक कांस्टेंट है। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। जो नंबर्स हमारे पास होते हैं उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, और जो वेरिएबल जैसे अल्फाबेट जो होते हैं एक्स वाई जेड, ये सब हम यूज करते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस उसमें होता है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स होता है, वैसा। तो वो सब क्या है? वो सब पॉलिनोमियल्स हैं। तो आप इसको कैसे पॉलिनोमियल बोल दिया? अभी अभी मैंने कहा कि पॉलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन होंगे इसमें वेरिएबल भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। तो इसमें हम क्या मानते हैं ना, कि हमारे पास जो वेरिएबल है, सपोज एक्स है, उसकी पावर 0 है। ये हम मानते हैं कि पावर 0 होने का मतलब एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, और एनीथिंग इनटू 1 इज इक्वल टू दैट एनीथिंग। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ को हम किसी वेरिएबल से इंटू करेंगे जिसकी पार्ट 0 है वो 1 हो गया, फिर किसी भी चीज़ को 1 से इंटू करो तो वही नंबर दोबारा मिलता है। तो ये ऐसा समझने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड मत लेना। जहां पर सिर्फ नंबर होता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसका वेरिएबल कहाँ गया? तो इसका वेरिएबल यहाँ गया, उसकी पार्ट 0 है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या था ये हमने समझ लिया। तो अभी हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ना। अब पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? अगर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हुई, टर्म्स क्या होते हैं? ये देखो, ये एक टर्म है, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये दूसरा टर्म है, और ये तीसरा टर्म है। अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे कि वो सिर्फ 2x है, तो ये हमारे पास होता है मोनोमियल। अगर हमारे पास 2x+1 है, यानी दो टर्म्स हो गए, ये होता है बाइनोमियल। ऐसे ट्राइनोमियल और ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो ये मोनोमियल, बाइनोमियल। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है जनरल में अगर हम लिखें। तो वो हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि an(xn) प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2, एंड दिस गोज लाइक दिस, सो ऑन। उसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास a0 और x की पावर 0। यहाँ पर जितने आपको a दिख रहे हैं ना, ये जो a है हमारे पास, ये a होते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, और ये नंबर्स होते हैं। जो हमारे पास x है वो तो वेरिएबल है, और जो हमारे पास a होता है वो नंबर है। नंबर को हम a से रिप्रेजेंट करें, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 या -1 इंटीजर, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। और जो लेकिन हमारे पास जो x की पावर n है, ये हमेशा क्या होता है? ये सिर्फ एक होल नंबर हो सकता है। इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, बट इट कांट बी -1 -2 या फिर कोई फ्रैक्शन, ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक होल नंबर हो सकता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास a n होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, या कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n। फिर an-1 क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n-1। और ध्यान रखना है कि n हमारे पास क्या है? कोई होल नंबर है। तो ऐसी दिखती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब अपने सेकंड टॉपिक पे जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया कि डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ओके, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं। तो मेरे पास कोई इक्वेशन है, सपोज 2x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे x की पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। यहाँ पर x की पावर क्या है? 0। बोला था ना कांस्टेंट टर्म में x की पावर 0 मानते हैं हम लोग। तो अब इसमें हमें देखना है, अभी मैंने ऊपर क्या लिखा था? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x यहाँ पे क्या नजर आ रही है? ऑब्वियसली 2। तो ये हमारे पास है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये क्या है? हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका 2 है। अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 होता तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल होता, 4 होता तो वो 4 डिग्री पॉलिनोमियल होता। ऐसा चलता रहता है। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से भी हमने कैटेगराइज किया अपने पॉलिनोमियल्स को, और उसमें हम नाम क्या रखते हैं? अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 1 है, या फिर हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है, तो वो हमारे पास होता है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है, तो हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है, तो हमारे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हमने देखा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं? मतलब इसकी इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगी तो वो कुछ ऐसी नजर आएगी, ax प्लस बी, यानी कि एक नंबर वेरिएबल प्लस कोई अनदर नंबर। और अगर क्वाड्रेटिक लिखूंगी तो क्वाड्रेटिक मुझे कुछ ऐसी नजर आएगी, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक ax², ये हाईएस्ट डिग्री है हमारे पास, इसका कोफिशिएंट। हाँ, जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होती है ना, जैसे इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है, सॉरी हाईएस्ट पावर 1 है, यानी डिग्री क्या है हमारे पास? 1 है। डिग्री हमारे पास 2 है, और इसमें हमारे पास डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर, यानी कि 3 होगी, bx² प्लस सी एक्स प्लस डी।
तो जो हमारे पास हाईएस्ट पावर वाले का जो कोफिशिएंट होता है इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम इसको? लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि इसका भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है क्वाड्रेटिक्स में और यहाँ पर भी। तो फिलहाल के लिए तो हम ये देख लिया हमने कि इनकी अपनी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। जो लास्ट वाले हैं ना जैसे बी सी डी, इसका जो कोफिशिएंट है उसकी पावर 0 है। ये क्या है हमारे पास? एक कांस्टेंट टर्म है, इनको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स। ओके, तो इतना क्लियर हो गया होगा। और इनके बारे में ना हमारे पास एक और खास बात होती है। वो खास बात ये होती है कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन, अभी तो ये पॉलिनोमियल है ना, लेकिन हम अगर इसे इक्वेशन बनाते हैं, किसी से इक्वेट कर देते हैं, जिसमें इसे 0 से इक्वेट करूंगी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए, तो इसके लिए मेरे पास एक ही सोल्यूशन मिलेगा कि एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो इसे सेटिस्फाई करेगी 0 के लिए, 0 बना देगी। मतलब इसमें क्या होता है, ये हमारे पास इसकी डिग्री 2 है, तो इसमें 2 ऐसी वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करवाएंगी, यानी इसको 0 बना देंगे। इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसमें 3 ऐसी वैल्यू होगी जो इसे सेटिस्फाई करवाएगी। ओके, अभी हमने देखा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम देखेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जैसे कि उसका नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है, अगर वो एक्स के टर्म्स में या फिर किसी भी वेरिएबल के टर्म में, अभी हम सिर्फ वन वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में हमारा पॉलिनोमियल है हमारे पास। अब उस वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू यानी उसकी जगह पर हम कोई ऐसा नंबर रखें जिससे पूरा पॉलिनोमियल हमारे पास 0 बन जाए, तो उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और कभी कभी हम उसको ये भी कहते हैं कि रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, कभी कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जो रखने से हमारे पास पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए? 0 बन जाए। तो सिंपल है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते कैसे? अब ऐसा हिट एंड ट्रायल भी करते हैं, जो हमारे पास एक्सरसाइज होती है उसमें एनसीईआरटी यही दिखता है कि 1 रख के देखो, -1 रख के देखो, पर बाद में हमें जब निकालना हो, एक फॉर्मूला हमें बनाना हो कि हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सपोज मेरे पास पी एक्स है 3x+1 और मुझे इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए मैं पी एक्स को ही 0 के बराबर रख दूंगी। तो फिर मुझे एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी इसको सॉल्व करने से, जिसको इस इक्वेशन में रखने से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। तो 3x = ये -1 हुआ और x की पावर आ गई, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। तो x की वैल्यू अगर मैं -1/3 इस एक्सप्रेशन में रखती हूँ तो ये 0 बन जाएगा। लेट्स चेक। तो यहाँ पर 3 -1/3 +1, 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1 0। तो ये सच निकला। इसका मतलब x = -1/3 हमारे पास क्या है? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। तो आई होप इससे आपको फील तो आ गई होगी और समझ भी आ गया होगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमने ये पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वह फैक्टराइजेशन। मुझे लगता है कि हमें फैक्टराइजेशन से पहले फैक्टर थ्योरम पढ़ लेना चाहिए, है ना। पहले हम फैक्टर थ्योरम पढ़ते हैं, उसके बाद हम फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं। तो जो फैक्टर थ्योरम हमारे पास होता है वो कुछ ऐसा होता है। देखो ये क्या बोलता है कि अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है और जो n हमारे पास है, यानी डिग्री यानी जो x की हाईएस्ट पावर है, ठीक है, जो n हमारे पास है वो 1 से ग्रेटर देन है या फिर 1 के बराबर है, तो और a कोई रियल नंबर है, तो अगर हमारे पास x - a फैक्टर है पॉलिनोमियल का, अगर हमें ये पहले से ये बने कि x - a हमारे पास फैक्टर है, तो मतलब कि जो a है हमारे पास, a को हम पॉलिनोमियल में डालेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए लिखा है pa = 0। इसका उल्टा भी सही है, मतलब कन्वर्स भी सही है फैक्टर थ्योरम का, कि अगर हमारे पास pa 0 है, यानी कि a को px में डालने से 0 बन रहा है, तो हमारे पास x - a क्या होगा? फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का। तो बस इतना सिंपल सा ही है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। तो हमने पढ़ लिया, अब हमने फैक्टर थ्योरम तो पढ़ लिया, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। तो फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं? देखो, फैक्टर थ्योरम करेंगे फैक्टर्स निकालने के लिए। अब हमने फैक्टर थ्योरम में ये देख लिया कि अगर हमें फैक्टर्स पता है तो हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी पता है, तो इसीलिए हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। इस मेथड में क्या होता है? देखो, इस मेथड में ये होता है कि देखो, जो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, मैंने बताया जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका तो एक ही सोल्यूशन होगा, वो 0 को इक्वल रखने से आ जाएगा। लेकिन जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, उनमें मोर देन 1 सोल्यूशन होते हैं, यानी मोर देन 1 फैक्टर्स भी होंगे, तो उसमें हम करते हैं फैक्टराइजेशन। तो आंसर कुछ ऐसा आता है, अगर दो जीरो होंगे तो 2 फैक्टर्स आएंगे, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसा ब्रैकेट में निकालना है। सपोज ये आ गया मेरे पास x - a, ये आ गया मेरे पास x - b, तो फिर मेरे पास ये तो क्या है? ये तो फैक्टर्स है। अब फैक्टराइजेशन करके मैं इतने तक आऊंगी, फैक्टर्स निकालूंगी। फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर मुझे निकालना है तो मैं उसी फैक्टर को क्या कर दूंगी, जैसे मेरे पास फैक्टर x - a x - b ना, तो मैंने किया x - a = 0, तो x = a मेरे पास क्या हो गया? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। और इसका ही दूसरा जीरो क्या होगा मेरे पास? x - b = 0 और x = b मेरे पास हो गया दूसरा जीरो। तो इसीलिए चाहे तुम फैक्टर निकाल के जीरो निकालो या जीरो निकाल के फैक्टर निकालो, बात एक ही है। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, किस लिए? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। फैक्टराइजेशन करने का मतलब तो यही है कि फैक्टर्स निकालने हैं। 2 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, जितने भी फैक्टर हैं उतने फैक्टर्स निकालने से, 2 हुए तो ऐसा करके कुछ आएगा, 3 हुए तो फिर 3 ब्रैकेट में ऐसे फैक्टर्स आएंगे, है ना। तो फैक्टराइजेशन करना मतलब फैक्टर्स निकालना। अब फैक्टराइजेशन करने के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम पढ़ते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। और वैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लगाते हैं, वो हम पढ़ेंगे जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का अलग, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं ना, इसके बाद वही अपलोड होगा शायद, तो उसमें हम वो पढ़ेंगे श्रीधराचार्य रूल वाला। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है? हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax² + bx + c।
तो ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब ये होती है हमारे पास मिडिल टर्म। अगर आपकी इक्वेशन ऐसे ही लिखी हुई है तो ठीक है, अगर ऐसे नहीं लिखी हुई है तो उसे ऐसे अरेंज करो कि हाईएस्ट पावर पहले आनी चाहिए, फिर उससे कम, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म, फिर जो बीच वाली टर्म हमारे पास होती है मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करना होता है हमें। अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? सबसे पहले जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है और कांस्टेंट टर्म होता है, इन दोनों को इंटू करते हैं। फिर इंटू करके जो हमारे पास आता है, जैसे कि इंटू करके क्या आएगा, ए इंटू सी, है ना, इसको करके जो भी आएगा हमारे पास कोई एक नंबर आएगा, फिर उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करने से इसके फैक्टर्स मिलते हैं हमें। जब इसके फैक्टर्स मिलते हैं, इसके कोई ऐसे फैक्टर निकालने होते हैं जो इंटू करके तो ये आएगा, लेकिन प्लस या फिर माइनस करके ये आएगा। अब प्लस करके आना चाहिए, माइनस करके आना चाहिए, कैसे देखते हैं? अगर हमारा ए इंटू सी करके जो भी नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव है तो प्लस करके भी आना चाहिए। अगर हमारे पास इन दोनों को इंटू करके जो नंबर आता है वो नेगेटिव है तो माइनस करके भी आना चाहिए। अभी ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा सुनने में, ये है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन हम अभी एक एग्जाम्पल लेके करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हमारा कुछ ये है। एग्जाम्पल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब इसको कैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है वो हम देखेंगे। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 9 क्या होगा, 9 ही होगा, है ना। तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 3 9, 3 1 3। तो अब ये 3 और 3 आया, 3 प्लस 3, ये तो बहुत ईजी हो गया हमारे पास, है ना। 3 प्लस 3 क्या होता है, 6 होता है। अब ये वाला साइन देखिए, कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे माइनस लिखा है तो माइनस करना नहीं। हमारे पास जो 1 इंटू 9 आया था वो 9 पॉजिटिव में आया था तो प्लस करके आना चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे, एक्स स्क्वायर, माइनस को बाहर ही छोड़ो, 6 को स्प्लिट करना है, 3 प्लस 3, एक्स को बाहर रखा था, प्लस 9। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, मतलब ये तो बेसिक सिखा रही हूँ, इसलिए ऐसा करें। वैसे डायरेक्ट भी हम ऐसे लिख सकते थे, -3x -3x, लेकिन ऐसा करके सिखाते हैं, जब फर्स्ट टाइम सिखाते हैं तो ऐसे ही सिखाते हैं सबको। तो कुछ बच्चे मैंने देखा वो क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x ऐसा लिखा, फिर दोबारा क्या करेंगे, 3 प्लस 3 को ऐड कर देंगे और दोबारा यही टर्म आ जाता है। फिर बोलते हैं अब इसके आगे क्या करोगे, वापस लेके चले गए तुम तो। वापस नहीं लेके जाना है, इसको ऐसा करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स, फिर -3 इंटू एक्स प्लस 9। अब इनमें से कॉमन निकालना होता है, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो पहले इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन सिर्फ एक्स दिख रहा है, एक्स इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होता है ना, तो क्या बचा, एक्स बचा। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ -3 बचा। यहाँ से कॉमन लेना है तुमको, तो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे हम, 3 के टेबल में 9 आती है ना, आता है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, -3 को कॉमन लेंगे। इनफैक्ट क्यों, क्योंकि ना मुझे यहाँ पर जो ब्रैकेट में आना चाहिए वो भी ऐसा सेम आना चाहिए, तो थोड़ा ये ध्यान में रख के दिमाग लगा के हो जाएगा। अब जब मैंने -3 कॉमन लिया है तो यहाँ पर तो बचेगा x, लेकिन यहाँ पे प्लस का 9 था और मैंने -3 कॉमन लिया, यानी ये क्या होगा, -3। अब इसको ऐसे करके भी देख सकते हैं, देखो इसको सॉल्व करने से ये स्टेप आना चाहिए, तो -3x और माइनस माइनस प्लस 9। तो हाँ, मतलब मैंने ये ठीक किया है, ये चेक करने का एक तरीका है। अब क्या करूंगी मैं, जो मेरे पास बाहर बाहर थे उनको एक ब्रैकेट में लिख लिया और जो अंदर वाले थे उनको भी एक ब्रैकेट में लिख लिया। ओ, यहाँ पर ये हमारे पास सेम ही आ रहा है क्योंकि x-3 का स्क्वायर था ये इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो इसके 2 सोल्यूशन आने चाहिए। ऑब्वियसली 2 सोल्यूशन आए, 2 फैक्टर आए तो 2 सोल्यूशन आएंगे। अब ये दोनों सोल्यूशन सेम ही है, इसके 3 ही है, x = 3 हमारा क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये थोड़ा इजी एग्जांपल था। अगर आप लोग किसी टफ एग्जांपल में फंस रहे होंगे तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको भी सॉल्व करके बता दूंगी। ये समझाने के लिए था तो सिंपल ही लिया है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज किया। बट व्हाट इफ हमारे पास क्या हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है क्यूबिक इक्वेशन, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम कोई एक फैक्टर ढूंढ लें, उसके बाद हमारे पास ये बन जाती है क्वाड्रेटिक, और फिर हम इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। तो सुनने में अजीब लग रहा होगा, भी करके बताती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से कि ये इक्वेशन कौन से नंबर को सेटिस्फाई कर रही है ताकि ये 0 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 1 रख के देखेंगे इसमें। तो ये हम ऐसे मन में भी सोच के कर सकते हैं, इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। तो अगर मैं 1 रखती हूँ, हो जाएगा 1, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो हमारे पास 1 - 4 -3 -3 -7 -10 और -10 + 10 0, यानी कि हमारे पास एक फैक्टर, एक 0 तो 1 है। तो अगर हमारे पास एक 0 1 होता है तो फैक्टर थ्योरम को देखें तो फिर हम, इसका मतलब हमारे पास एक फैक्टर क्या हो गया, x - 1 इज द 1 फैक्टर। ये हमारे पास x - 1 तो एक फैक्टर हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको, इस पूरे इक्वेशन को इससे डिवाइड करके देखना है। हमारे पास x - 1 एक फैक्टर आ चुका है, तो अब हम इस फैक्टर से इस होल पॉलिनोमियल को क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं, सो दैट हमें बाकी के 2 फैक्टर्स भी मिल जाए। तो अब हम सीखने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे होता है पॉलिनोमियल के केसेस में। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारे पास x³ और यहाँ पर है x। तो अब हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसको x से इंटू करके x³ हमारे पास आ जाए। तो हम करेंगे यहाँ पर x इंटू डैश इक्वल्स टू x³। तो अगर मैं x को x² से इंटू करूँ तो मुझे x³ मिल जाएगा। तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x³। फिर मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे जो सेकंड टर्म है ना उसको इससे इंटू करना होता है। तो मेरे पास सेकंड टर्म क्या है, यहाँ पे सेकंड टर्म है -1। -1 को x² से इंटू करूँगी तो मेरे पास आएगा -x²। तो यहाँ पर लिखूंगी मैं -x²। अब इसको ऊपर कुछ नहीं लिखना होता है, जो सेकंड टर्म से इंटू किया उसको यहाँ लिखना होता है। अब इन्हें माइनस करेंगे जैसे हम डिवाइड में करते हैं, तो माइनस के साथ साइन चेंज हो जाते हैं। x³ में से x³ गया तो 0 और 4x² में से x² गया तो -3x²। अब फिर से जो फर्स्ट स्टेप में किया था वही करना है, x के साथ ऐसा क्या इंटू करूँगी जो मुझे -3x² मिल जाएगा।
तो एक्स के साथ मुझे ऐसा क्या इंटू करना है जो मुझे -3x² मिल जाए। तो मुझे -3x² चाहिए, तो मुझे करना पड़ेगा इसके साथ इंटू -3x को। तो मैं ऊपर लिखूंगी -3x और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -3x²। अब मुझे जो यहाँ पर था उसको -1 से इंटू करना होगा। तो -1 इंटू -3x इक्वल्स टू +3x। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, यहाँ पे मुझे ये सब कॉपी कर देना था पहले ही नीचे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी +3x प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब मैं इन्हें माइनस करूँगी। जब मैं इन्हें माइनस करूँगी तो -3x² में से +3x² क्या है, साइन चेंज हुए यहाँ पे, तो ये आ गया 0 हमारे पास, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो ये आएगा -10x + 10। तो अब मैं x में से क्या इंटू करूँ जो मेरे पास -10x आ जाए। तो अगर मैं x में -10 इंटू करूँगी तो मेरे पास -10x आ जाएगा। यहाँ लिखूँगी -10x, और फिर मुझे -1 के साथ भी -10 को इंटू करना होगा। तो -1 इंटू -10 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर आ जाएगा +10। तो अब इनको जब मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर में 0। तो हमारे पास हो गया लॉन्ग डिवीजन का डिवाइड भी हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास ऊपर क्वोशिएंट आता है उसको फैक्टराइज करना होता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही हम करेंगे। तो देखो 1 इंटू 10 10 होता है। 10 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा, 2 5 10 और 5 1। 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है। ये हम पे -10 आना था तो माइनस करके आना चाहिए। 5 - 2 3 आ रहा है, तो ये हमारे पास आ गया है। तो x² -5x + 2x -10। अब इसमें कॉमन का लेंगे x -5, यहाँ पर कॉमन लेंगे +2, अंदर बचेगा x -5। तो फैक्टर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे x +2 और x -5। तो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन ये था, तो क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर्स मिल गए, x -1, x +2 और x -5। तो ऐसे करता है हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा फैक्टराइजेशन भी हो गया। अब होपफुली आप लोगों को फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा। अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम देखेंगे। ये है हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ना अब आप लोग सोच रहे होंगे आइडेंटिटी का यूज़ कैसे करते हैं। आइडेंटिटी का यूज़ सिंपल है कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन इन से मिलता जुलता दिखे तो सीधा आपको ऐसा आंसर लिखना है। जैसे कि मेरे पास हो कोई x + y हो या फिर x + 3 हो, तो क्या करेंगे, x² + 3 का स्क्वायर + 2 इंटू x + इंटू 3, है ना। तो यही करना है बस। इन सब में जो भी आपके पास नंबर्स गिवन है उन्हें यहाँ भी पुट कर देना है उनकी जगह पर, और हमारे पास में क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा सिर्फ एक स्टेप में। तो आइडेंटिटीज काम ही यही करती है कि हमारी फालतू की मेहनत को, जो अननेसेसरी मेहनत होती है, उस सबको बचाती है, टाइम को बचाती है, मेहनत को बचाती है, और सीधा आंसर हमें दिलाती है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास हो गया। अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में तो आप लोग खुद भी सोच रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ उसमें। अब हर एक आइडेंटिटी में एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी। अगर आप लोग को चाहिए ऐसा भी कि मैं आइडेंटिटीज का यूज करना भी सिखाऊं, जो कि बहुत ज्यादा बेसिक है, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन भी मुझे बता देना एक्सरसाइज से, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करने यहाँ पर बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा खिंच जाएगा बेफालतू में। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारे पास। हम पहुंचे हैं अपने सेकंड लास्ट टॉपिक आई थिंक उसमें। तो उसमें क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस को हम ऐसे समझेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, जब px इक्वल्स टू 0 होता है। अब तुम ऐसा मानो कि जो हमारे पास px है वो y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और जो हमारे पास x है वो ऑब्वियसली x एक्सिस है। तो ऐसे x की वैल्यूज जिसमें हमारे पास px क्या आ जाए, 0 आ जाए। px हमने किसको मान लिया, y को माना है। तो जो हमारे पास y है, y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, सिर्फ x एक्सिस ऐसा होता है जिसमें पूरे x एक्सिस में y की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। यानी जितनी बार ग्राफ ने या फिर ग्राफ में जो जो भी हम ग्राफ बना रहे हैं उसने x एक्सिस को कट किया, उतने हमारे पास 0 होते हैं। अगर उसने ऐसे कट किया तो ये किसका है, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्लियर दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है। और एक बार कट कर रहा है तो क्या हो गया, सिर्फ एक 0 है पॉलिनोमियल का। अगर मेरे ग्राफ ने ऐसा करके 2 बार कट किया एक्स एक्सिस को, तो कितने 0 हो गए, 2 हो गए। अगर ऐसे करके 3 बार किया तो 3 0 हो गए, 4 बार किया तो 4 0 हो गए। बस इतना ही सिंपल है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का ग्राफिकल मीनिंग। बस इतना, इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर y को कट कर रहा है तो नहीं, सिर्फ x को कट करेगा जहां पे ग्राफ वहां पर, क्योंकि पूरे x एक्सिस में y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और y हमारे पास क्या है, px हमारे पास y है और x हमारे पास x ही है। तो इतना ही था हमारे पास ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में। तो देखो अब हमने क्या अपना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस वाला भी कर लिया है खत्म। अब हम आ गए अपने लास्ट टॉपिक पे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में। तो कोफिशिएंट से हमारा मतलब है, जैसे कि हम एक लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, ax² + bx + c। ये मैंने आपको बता दिया था पीछे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, अब इसके 2 जीरो तो होंगे ही होंगे, तो उनको मैं मान लेती हूँ अल्फा और बीटा। ये क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज है। अब अल्फा बीटा मेरे पास 0 है। कोफिशिएंट कौन कौन है मेरे पास, ए बी और सी। सी कांस्टेंट टर्म भले ही है लेकिन वो किसका कोफिशिएंट है, x⁻0 का कोफिशिएंट है ना, तो उसको भी हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अब ए बी सी और अल्फा बीटा के बीच का रिलेशनशिप बताएंगे। तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन है ऐसा कुछ, अगर अल्फा और बीटा का मैं सम कर दूं तो वो मेरे पास किसके बराबर आता है, -b/a के बराबर आता है। और अगर मैं इनको इंटू कर दूं तो वो किसके बराबर होता है, मेरे पास c/a के बराबर होता है। तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऐसे ही अगर मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन कैसी होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये मैंने अभी पीछे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखाई है सबकी। तो ये है अल्फा, बीटा और गामा। ये क्या है, इसके 3 रूट्स होंगे। 3 डिग्री पॉलिनोमियल यानी कि इसके 3 जीरोज होंगे। तो इसके 3 जीरो कौन कौन से, अल्फा, बीटा, गामा है। अब इसमें भी सेम देखेंगे हम कि इसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन, कोफिशिएंट क्या है, ए बी सी डी। तो अगर मैं देखूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हमारे पास क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, सेम जैसे पहले हुआ था कि सम ऑफ द रूट्स का ये आया था। फिर अगर मैं इन्हें इंटू करूँ, इंटू कैसे, प्रोडक्ट ऑफ टू एट अ टाइम, यानी पहले अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये क्या आता है मेरे पास, ये आता है सी अपॉन ए। अब अगर मैं तीनों का प्रोडक्ट कर दूं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये मेरे पास क्या आता है, ये आता है माइनस डी अपॉन ए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। अभी इसके लिए मैं एक जनरल फॉर्मूला बताती हूँ आपको कि कितने भी, मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि कोई सी भी डिग्री की इक्वेशन हो, उसमें आप कोफिशिएंट्स का और उनके जीरोस का रिलेशन कैसे निकालोगे, उसके लिए मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता दूंगी। देखो, तो जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए हम देखेंगे पहले कि मेरे पास सपोज कोई पॉलिनोमियल है, ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन, ये करके ऐसे एक जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो ऐसा लिखा था ए एन और एक्स एन, फिर ए एन माइनस वन, वो तो अब यहाँ पे 0 1 2 क्यों लिखा है, थोड़ा इजी करने के लिए ना, मतलब ये पहला वाला हमारे पास पहला कोफिशिएंट, दूसरा कोफिशिएंट, तीसरा कोफिशिएंट, ऐसे करके इसलिए लिखा है मैंने, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि जनरल फॉर्म तो कुछ और बताया था, अभी कुछ और तरीके से लिख रहे हो। ये बस ऐसे ही लिखा है नॉर्मली जनरलाइज वे में कि ये पहला कोफिशिएंट है, दूसरा कोफिशिएंट है, तीसरा कोफिशिएंट है, ठीक है वो वही है जो पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था ना पॉलिनोमियल का, वही है। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, एन है हमारे पास, क्योंकि बाकी सब तो एन से छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो हमारे पास ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मैंने बताया था कि जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। तो हमारे पास एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोज कितने होंगे, पूरे एन होंगे। तो हमने ऐसा बनाया अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर से लेके पूरे अल्फा एन तक इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो अब हमें इसके जनरल फॉर्मूला निकालना है। तो जनरल फॉर्मूला के लिए हम ऐसा करेंगे कि जनरल फॉर्मूला के लिए हम लिखेंगे एस वन यानी कि अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री, यानी कि सम ऑफ ऑल द जीरोज इज इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस ए वन अपॉन ए नॉट। ए नॉट क्या, हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है हमारे पास जो कि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होता है। हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल ये है ना एक्स एन, इसका कोफिशिएंट कौन है, ए नॉट है। तो यहाँ पर क्या लिखा, ए नॉट डिनोमिनेटर में आया, ठीक है। ऐसे ही हम लिखेंगे एस टू। एस टू का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट अ टाइम, यानी अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस अल्फा फोर अल्फा फाइव सो ऑन। और लास्ट में ये क्या आएगा हमारे पास, लास्ट में ये हमारे पास आएगा अल्फा एन और एन माइनस वन और अल्फा एन इक्वल्स टू, ये हमारे पास होता है ए टू अपॉन ए नॉट। देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे कहाँ पे माइनस आएगा और कहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ये हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर माइनस आया, तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे पास क्या है, एस वन है। तो आप ना इसके बगल में लिख दो कि जैसे इस माइनस को भी यहाँ से हटाओ और यहाँ पे लिख दो माइनस वन रेज टू दी पावर, जो भी हमारे पास ये होने वाला है, ये क्या है, वन है, तो वन आएगा यहाँ पर। यहाँ पर लिख देते हैं ये एस टू है ना, तो इसके साथ लिख देते हैं माइनस वन रेज टू दी पावर टू। तो टू लिखा, अब माइनस वन का जब स्क्वायर करते हैं तो वन ही होता है, तो ये पॉजिटिव में आएगा। ऐसे ही एस थ्री होगा, एस थ्री होगा प्रोडक्ट टेकन टू थ्री एट अ टाइम, यानी ऐसा करके अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस ऐसा सो ऑन जाके। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा माइनस वन की पावर थ्री ए थ्री अपॉन ए नॉट। और ऐसा करते करते चलता रहेगा, नीचे तक जाता रहेगा जाता रहेगा। फिर लास्ट में क्या होगा, एस एन इक्वल्स टू, यानी सबका प्रोडक्ट अल्फा वन इंटू अल्फा टू इंटू अल्फा थ्री अल्फा एन तक, इन सब का प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, इन सब का प्रोडक्ट होता है माइनस वन रेज टू दी पावर एन। एन इवन है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर एन ऑड है तो ये करेगा नेगेटिव ही रहेगा। और ए एन अपॉन ए नॉट। तो वैसे अभी क्लास 9th 10th के लिए तो ये दोनों चीज़ों से हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको हर डिग्री के लिए जानना है तो ये जनरल फॉर्मूला है कि जब ऐसा करते हैं तो इतना आएगा, ऐसे वाला करेंगे तो इतना आएगा, ऐसा करेंगे तो मतलब किसी भी डिग्री की इक्वेशन के लिए आप ऐसा निकाल सकते हो, इक्वेशन कह लो या पॉलिनोमियल कह लो। और फिलहाल 9th 10th वालों को तो ये याद रखो भाई, हो जाएगा इतने से भी। इसी के साथ हमने क्या कर लिया, इसके साथ हमने कर लिया है अपना ये वीडियो खत्म ही कर लिया ऑलमोस्ट, क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं ना, ये लास्ट टॉपिक था। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे 9th 10th वाले कि हमारे उसमें तो एक वो भी था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखाया था ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखा देती। वैसे वो मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ क्वाड्रेटिक में, इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ बोला नहीं या क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टीज नहीं बताई है, क्योंकि वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ही। बट फिर भी अगर 9th 10th वालों ने ये देखा होगा कि पॉलिनोमियल का वीडियो है, वो यहाँ आए होंगे, तो ये नहीं लगना चाहिए कि ये सिर्फ एक क्लिक बेट था। क्लिक बेट नहीं था भाई, जो जो तुम्हारे एनसीईआरटी में सब कुछ पढ़ाया, तो एक बच रहा है वो भी बता देती हूँ। जैसे कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके हमारे पास रूट्स हैं अल्फा और बीटा, रूट्स कह लो या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कह लो। अब आपको सपोज ये नहीं दिया है, इक्वेशन नहीं दिया है, सिर्फ ये बोला कि अल्फा और बीटा आपके पास रूट्स है किसी भी एक रैंडम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इससे आपको क्या बनाना है, आपको इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, तो इक्वेशन का फॉर्मेशन ऐसे करते हैं, ये भी मैंने बता दिया। तो 9th और 10th की तो हमने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली है, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में, या ये देखने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, या कहीं का भी हो वो क्वेश्चन और इससे रिलेटेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, मैं एक वीडियो बना दूंगी उस स्पेसिफिक क्वेश्चन पे भी। और यहाँ पर अगर आपको कुछ भी मुझसे कुछ गलत हुआ हो या मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप उसको भी कमेंट में बता देना, मैं उसको पिन कर दूंगी ताकि बाकी लोग भी देख लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया, आपको हेल्प मिली, तो आप इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना किसी को अगर ज़रूरत है इसकी। तो थैंक यू।